जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि आज हम सन 2012 सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि एग्जामिनर पुराने जो सेशन ऑलरेडी निकल चुके हैं उन्हीं से क्वेश्चन उठाता है। देखिए पहला क्वेश्चन, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता या फिर वैदिक काल? तो महाजनपद काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। और महाजनपद काल कब था? तो जो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो काल था, छठी शताब्दी, इसको ध्यान से सुनिए, उसे हम महाजनपद कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल, प्रदीप्त व्रत, घूर्णन या फिर परिक्रमण? तो इस जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे हम कहते हैं परिक्रमण। और देखिए जो परिक्रमण करती है पृथ्वी, वो मार्ग दीर्घ वृत्तीय होता है और उसकी जो दिशा होती है पृथ्वी की चक्कर लगाने की वो होती है वामावर्त। ये ऑप्शन, ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है कि गुरु के पास जाकर समीप में बैठना? ऑप्शन आरण्यक, पुराण, उपनिषद या फिर परिक्रमण? तो जो ये जो साहित्यिक धरोहर है ये उपनिषद से ली गई है। उपनिषद का ही अर्थ होता है कि गुरु के पास जाकर समीप में बैठना। और हमारे जो उपनिषद हैं इनकी संख्या कितनी है? 108 बताई जाती है। इनकी रचना जो की गई थी वो वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए की गई थी। उपनिषद की जो रचना की गई थी वो दार्शनिक व्याख्या के लिए की गई थी और ये संख्या में 108 हैं। पॉइंट कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट देखिए, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? अब तक जाना न जाने कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन दुर्ग, कुल्लू, छोटा नागपुर या फिर बस्तर? तो मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में निवास करती है। और ये जो जनजाति है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, ध्यान से सुनिए, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। पॉइंट को लिख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मुंडा जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रताड़ित, मूर्ति, भेदभाव या फिर रूढ़िबद्ध? तो इसे कहते हैं रूढ़िबद्ध। आपने देखा होगा कि सामाजिक जो कुप्रथाएं होती हैं ये भी किसी प्रतिरूप का ही एक रूप मान लीजिए। लोग पुरानी चीज़ों से जुड़े आ रहे हैं, अब तक उनको अपने माइंड में इस तरीके से सेट कर लिया है कि आज भी उसमें केवल बाहरी दिखावा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अंदर से अगर देखा जाए तो केवल 40% ही उसमें जो अंतर है वो दिखता है कि हाँ कुछ जागरूकता है लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचार के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से या फिर समानता के अधिकार से? तो जो संविधान का अनुच्छेद 21 है वो हमारे जीवन के अधिकार से संबंधित है। इसमें देखिए अनुच्छेद 21 में जीवन की जो हमारी स्वतंत्रता होती है और जो शारीरिक स्वतंत्रता होती है उसका हमारा ये संरक्षण करता है। और जो जीवन का अधिकार है ये सभी हमारे अधिकार कैसे हैं? ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो जी अनुच्छेद 21 हमारा क्या है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव या फिर गुरु अंगद देव? तो देखिए जो खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो थी गुरु गोविंद सिंह ने। और जो गुरु गोविंद सिंह थे ये सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु भी माने जाते हैं। कौन से गुरु हैं? ये 10वें और अंतिम गुरु यही हैं और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां? तो देखिए ये जो विश्व शांति का जो विचार था ये अकबर ने इसे आगे बढ़ाया था। अकबर ये चाहता था कि चारों तरफ विश्व शांति बनी रहे। उन्होंने विभिन्न जो भी धर्म थे उन्होंने परस्पर काफ़ी वैमनस्यता जो फैली हुई थी उसको कम किया, जो भेदभाव था उसको भी कम किया और जो भी सभी धर्म थे उनको अपने आप में संग्रहित करने की भी कोशिश की, जिससे कि विश्व शांति का जो संदेश है वो सभी में फैल सके। तो विश्व शांति का पुरस्कार वो जो विचार था वो अकबर ने दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
कत्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी चेन्नम्मा, नानी फादनिस, अहिल्याबाई होलकर या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए ये जो कत्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, ये किया था रानी चेन्नम्मा ने। और ये जो रानी चेन्नम्मा थी, ये कत्तूर कत्तूर जो कर्नाटक में आता है, इस रियासत की रानी थी। और कहा जाता है कि सन 1824 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा इनके आंदोलन का दमन कर दिया गया और रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था। यूं ही नहीं मिली है हमें ये स्वतंत्रता, बहुत कुछ गंवाया है हमने, अपने खून पसीना परिवार सब कुछ। नेक्स्ट देखिए, स्थान लोग वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन, पर्यावरण, जैविक संसाधन, स्थल मंडल या फिर परिवेश। तो जो स्थान लोग वस्तुएं जो आपस में एक दूसरे को घेरे रहते हैं वो हमारा पर्यावरण ही है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें स्थल मंडल, जल मंडल, जैविक संसाधन सभी कुछ इसी में आ जाता है। और आपस में लोग वस्तुएं जो प्रकृति है वो सभी एक दूसरे को क्या है, घेरे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते हैं लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, क्या कहते हैं? ग्रह, खगोलीय पिंड, तारे या फिर तारामंडल। तो जो इनमें अपना प्रकाश नहीं होता, दूसरों की रोशनी से चमकते हैं, वो हमारे ग्रह होते हैं। और वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ये बताया। जैसे कि तारे किस में आते हैं? जैसे कि सूर्य। तो बहुत से तारे छोटे छोटे ऐसे हैं जो पिंड ग्रह हैं, वो क्या है, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? समताप मंडल, बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। तो जितने भी एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं वो हमारे समताप मंडल में होते हैं। इसका कारण ये है, देखिए कारण भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें जितने भी मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो हमारे समताप मंडल में नहीं होते हैं। जैसे कि बिजली का कड़कना है, बादल है, आंधी, वर्षा, ये सभी हमारे क्षोभ मंडल में होते हैं। और क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। देखिए वायुमंडल क्या है, अब जब ऑप्शन दिए हैं तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। जो वायुमंडल है, जो हाइड्रोजन और हीलियम जितनी भी जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल में ही पाई जाती हैं। और ये सबसे ऊंची परत है वायुमंडल। आयन मंडल देखिए, ये संचार उपग्रह जितने भी उड़ते हैं, जैसे कि सैटेलाइट वगैरह जो लगती हैं, ये सभी हमारे आयन मंडल में ही लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी सेल, प्रारंभिक सेल, आग्नेय सेल या फिर कायांतरित सेल। तो इसे बोलते हैं हम अवसादी सेल। देखिए अवसादी सेल कैसे बनती है? तो जितने भी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें होती हैं, ये जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं, जब ये टूट जाती हैं छोटे छोटे कणों में, उन्हीं से बन जाती हैं हमारी अवसादी चट्टानें। और ये जो अवसादी चट्टान की क्या विशेषता होती है कि ये परतदार होती हैं, क्योंकि जो आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें इन पर टूट टूट के गिरती रहती हैं और ये परत दर परत बनती जाती है। और जीवाश्म जो पाए जाते हैं वो भी परत इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद या फिर प्रधानमंत्री व उसका मंत्री परिषद। तो भारत की जो सर्वोच्च संस्था है वो है हमारी संसद। कारण ये है कि संसद केंद्र की व्यवस्थापिका भी कहते हैं इसे। संसद जो होती है वो केंद्रीय व्यवस्थापिका के नाम से जानी जाती है। और संसद का गठन एक से नहीं होता है। देखिए इसका गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर करते हैं, इसीलिए संसद सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कहलाती है। नेक्स्ट है कि जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी या फिर धर्मनिरपेक्षता। तो ऐसी जो घटना होती है, ऐसी धार्मिक जो क्रियाएं होती हैं, इसको कहते हैं हम धर्मनिरपेक्षता। कारण ये है कि देखिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता क्या है? ऐसे राज्य में जो प्रत्येक नागरिक होता है वो अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करता है। जैसे कि अपने यहाँ पर मान लीजिए जो हिंदू हैं वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अपना जो
वो करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, और जो मुसलमान है वो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्षता। नेक्स्ट है संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है बेकार संसाधन, मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन या फिर वास्तविक संसाधन। तो ऐसे संसाधनों को हम संभावित संसाधन कहते हैं। कुछ लोग बेकार संसाधन पर टिक लगा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। संभावित संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता द्वारा इसका सदुपयोग नहीं किया जाता है। ऐसे संसाधनों को हम संभावित संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है कि मुगल वास्तुशिल्प किसका मिश्रण है? तो मुगल काल में जितने भी गुंबद वगैरह ये जो मकबरे बनाए गए थे तो उसमें किस वास्तुशिल्प का मिश्रण मिलता है, कहाँ कहाँ का? तुर्की व अफ़गान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, या फिर फारसी व भारतीय शैलियों का। तो मुगल वास्तुशिल्प फारसी व भारतीय शैलियों का मिश्रण है। देखिए जितने भी जो शानदार गुंबदें बनी हुई हैं और आपने देखा होगा कि खंबे बने होते हैं उन पर बड़ी अच्छी नक्काशी जो कड़ी होती है वो फारसी व भारतीय शैलियों का दोनों का मिला जुला मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है वो है हमारा जीवाश्म ऊर्जा। अब ये जीवाश्म ऊर्जा कौन सी होती है? जैसे कि देखिए जीवाश्म ईंधन जिससे प्राप्त हो, जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस हैं, ये सभी हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। बहुत साल पहले जो पृथ्वी के नीचे पेड़ पौधे, जो भारी भारी जानवर जो दब गए थे, आज के टाइम में जब उन्हें खोदा जाता है तो हमें जगह जगह कोयला और पेट्रोलियम प्राप्त होता है। ये सभी हमारे जीवाश्म ऊर्जा के ही अंतर्गत आते हैं और इसी वजह से इन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है क्योंकि मतलब वहाँ पर मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा है जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है। कारण क्या है? तट के साथ गर्म धारा बहती है या फिर गर्म और ठंडी धाराओं का मिलन है, या तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, या फिर दंतुरित तटीय क्षेत्र है। तो इसका जो स्वीटेबल जो रीज़न है वो ये है कि वहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं, यानी सेकंड ऑप्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नीचे का पानी है वो देखिए ठंडा हो जाता है, तापमान ज़्यादा नहीं रहता है और वहाँ पर मछलियों को अपने अकॉर्डिंग आवश्यक पोषक तत्व और जो मौसम है वो मिल जाता है। और देखिए आपने सुन रखा होगा कि ग्रांड बैंक, जो ग्रांड बैंक है वो भी इसी का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं वो क्या कहलाता है? राज्य, क्षेत्र, सीमा या फिर निर्वाचन क्षेत्र? तो ऑब्वियसली मोस्टली लोगों को पता होगा। देखिए जहाँ पर निर्वाचन होता है उसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कईयों बार पूछा जा चुका है। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन की, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो जो दांडी यात्रा थी इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। ये कहते हैं कि जो गांधी जी थे इन्होंने 5 अप्रैल सन 1930 को नमक कानून तोड़ा और उसी के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि नमक कानून कब तोड़ा? तो ये तोड़ा 5 अप्रैल 1930 को और तुरंत इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? हिमोड़, छत्रक शिला, लोएस या फिर डेल्टा? तो देखिए जो छत्रक शिला है इसका निर्माण अपर्दन से ही होता है, तो इसीलिए छत्रक शिला ही अपर्दन स्थल रूप हुआ। देखिए छत्रक शिला इसका नाम कैसे पड़ा? कारण ये है कि जो इसका आकार वो और रूप होता है वो छाते के ही जैसा होता है और इनका निर्माण जो होता है वो वायु, जल और भूस्खलन जो होते हैं इन तीनों से ही इसका निर्माण होता है छत्रक शिला का, और यही छत्रक शिला अपर्दन स्थल रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। देखिए कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति या फिर संसद द्वारा होता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 155 में ये कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद भी ध्यान रखना है, अनुच्छेद से बहुत क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है कौन से महाद्वीप में निवास करती है? उत्तरी अमेरिका व एशिया में, एशिया व यूरोप में, एशिया व अफ्रीका में या फिर एशिया व दक्षिण अमेरिका में? तो जो विश्व की 80% से ज़्यादा जनसंख्या है वो निवास करती है एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में। कारण ये है कि देखिए एशिया महाद्वीप ही अपने आप में इतना बड़ा है कि विश्व की 60% जनसंख्या तो केवल एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना ये किसका उदाहरण है? तृतीयक आंकड़ों का, विभागत आंकड़ों का, प्राथमिक आंकड़ों का या फिर द्वितीयक आंकड़ों का? तो मौसमी उपकरणों के द्वारा जितनी भी सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं ये सभी प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत ही आती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गांव या फिर हल्लर? तो ये जो भीमबेटका है ये सबसे पुराना समृद्ध पाषाण काल स्थल है। ये जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है और कहा जाता है कि भोपाल के जो दक्षिण दिशा में विंध्याचल पर्वत है वहाँ पर है ये भीमबेटका। इसमें बहुत सारी अब तक गुफाएं भी खोजी जा चुकी हैं। ये अपने आप में काफ़ी समृद्ध है भीमबेटका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है, यानी मानचित्र को हम किस भाषा के द्वारा समझते हैं? सीधा सीधा ये क्वेश्चन है। वर्णमाला अक्षरों द्वारा, विषय संबंधी मानचित्रों द्वारा, रूढ़ि चिन्हों द्वारा या फिर रेखा चित्रों द्वारा? तो मानचित्र को जो समझने की जो भाषा है वो है रूढ़ि चिन्ह। रूढ़ि चिन्हों के द्वारा ही हम मानचित्र को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूफी संतों के मकबरे को क्या कहते हैं? इबादतगाह, दरगाह, ईदगाह या फिर खानकाह? तो जो सूफी संतों के जो मकबरे होते हैं उनको हम दरगाह कहते हैं। मोस्टली लोगों को ये तो खैर पता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ पर है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा? तो ये जो कलिंग स्थल है ये उड़ीसा राज्य में है वैसे तो, लेकिन इसका जो कुछ भाग है कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश की जहाँ सीमा है वहाँ पर जाकर सटा हुआ है। कहा जाता है कि ये जो कलिंग था ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। देखिए ये जो कलिंग क्षेत्र था ये कहते हैं कि दामोदर और गोदावरी ये दोनों नदियों के बीच में था। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या पूछ ले पता नहीं। एक एक पॉइंट से या तो एक एक नंबर कट जाता है या फिर मिल जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपने गांव जाना, ये तो हो ही नहीं सकता। रेलगाड़ी में यात्रा करना, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। देखिए अपनी मातृभाषा में बोलना या फिर अपने त्योहारों को मनाना। तो अपनी मातृभाषा में जब लोग बात करते हैं, एक जगह इकट्ठे जब होते हैं और अपनी अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, तो ये जो एक्टिविटी है ये हमारी विविधता को बढ़ावा देती है। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? द्वीप, जल संधि, भूसंधि या फिर खाड़ी? तो जो दो भूखंडों को आपस में जोड़ती है उसे हम बोलते हैं भूसंधि। और ये जो भूसंधियाँ होती हैं देखिए अधिकांशतः नदी या सागर इन दो के बीच से ही होकर गुजरती हैं। एक दो के देखिए नाम जान लीजिए भूसंधियों के, जैसे कि देखिए काकेशस है, करा है और पनामा है। ये सभी क्या हैं? ये सभी हमारी भूसंधियाँ ही हैं। नेक्स्ट देखिए,
देखिए प्रैक्टिस सेट अब हमारा कंप्लीट हो चुका है विद मेन पॉइंट, एक एक पॉइंट क्लियर कराया गया है आपको। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आपको वीडियो अगर ज़ोरदार लगी है तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ईमानदारी से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट या सी टेट या एसएससी, तो हमारे चैनल जॉब पैरामाउंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रत्येक एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट्स की आपको कॉपी अवेलेबल होगी और विद मेन पॉइंट्स उसका सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। धन्यवाद।